नमस्कार साथियों। राजकमल प्रकाशन समूह के फेसबुक पेज पर आज हम लोग नागार्जुन की जीवनी युगों का यात्री की रचना प्रक्रिया पर कुछ बातें करेंगे और उसके एक अंश का पाठ मिलकर हम लोग सुनेंगे। बहुत विडंबना सी ये बात लगती है कि नागार्जुन के जो नायक हैं वो आज लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे हैं, बेसहारा बेआसरा, धूल फांक रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और हम नागार्जुन पर बात कर रहे हैं। विडंबना है, मगर सबका अपना अपना मोर्चा है, यही मान के संतोष होता है। वो गांव जाना चाहते हैं। नागार्जुन की आत्मा में गांव घुसा हुआ था। ग्राममय आत्मा लेकर वो पैदा हुए थे। मैं बात की शुरुआत उनकी दो कविता पंक्तियों से करूंगा। गांव वो क्यों जाना चाहते हैं, या गांव में क्या है, या वो क्यों अच्छे हैं जो गांव में रहते हैं। चित्रा में नागार्जुन की एक कविता है, यात्री की, द्वंद्व शीर्षक कविता है। उसमें पंक्ति आती है कि नहीं बहराए जे गाम सब बोमियाए, बोमियाए लाचार होकर, नहीं बहराए जे गाम सब बोमियाए, धन्य थिक ओ व्यक्ति, घर ही लग क लैच कोनो वृत्ति वा व्यवसाय, स्वजन परिजन देयाद बाद समेत, जकर जिंदगी होइत छैक गुदस्त, उगै अछि जैठां तहीठां होइत अछि जे अस्त, ज्ञान छै जकरा फराक फराक, चंद्र रवि ताराक, चिड़ै चुनमुन्नीक, चुट्टी या पिपड़ीक, रूप गुण अनुसार जे आमक रखै अछि नाम, धानक रखै अछि नाम, जननी तोहर प्राण तोहर शक्ति, धन्य थिक ओ व्यक्ति। वो भारत माता से कहते हैं कि तुम्हारे प्राण और तुम्हारी शक्ति वो आदमी है, वो आदमी जो इस तरह से अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को जानता है और उसके वजूद से एकम एक होकर जिसका जीवन बसर होता है। एक और पंक्ति मैं, बड़ी प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की, जयति जयति जय सर्वमंगला। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे। चैन नहीं आराम नहीं है, सपने में भी सुख सुविधा का नाम नहीं है, तन विसन्न मन चिर अशांत है, पल पल छन छन भयाक्रांत है, कैसे लिखूं शांति पर कविता। बहुत दुखी हूं, बहुत विकल हूं, मध्य वर्ग के सामाजिक अभिशापों का ही तो प्रतिफल हूं, आलोड़ित मस्तिष्क हृदय अति अशांत है, परम अप्रतिम है कवि मेरा, श्रांत क्लांत है, कैसे लिखूं शांति पर कविता। अमन चैन को कैसे मैं कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूं, पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। मैं न अकेला, मुझ जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं, यूं तो सबका यही हाल है, सभी सरों पर यह बवाल है, सभी दुखी हैं, 2% भी नहीं सुखी हैं, कैसे लिखूं शांति पर कविता। नागार्जुन बेचैन आत्मा लेकर पैदा हुए थे।
उद्विग्न कर जाते हैं, विचलित कर जाते हैं। बहरहाल राजकमल प्रकाशन का यह निर्णय है कि रचना प्रक्रिया पर थोड़ी बात हो और उसके अंश का कुछ पाठ किया जाए। रचना प्रक्रिया पर जब मैं पहली बात सोचता हूं तो मुझे ये सबसे पहली बात ये आती है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नागार्जुन पर यह किताब मैं लिखूंगा, क्योंकि नागार्जुन से मैं दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ था। 16-17 साल की उम्र रही होगी मेरी जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और इसका वाकया आपने मेरी किताब तुमी चिर सारथी में पढ़ा होगा। 16-17 की उम्र थी। पहली मुलाकात उनसे कॉफ़ी हाउस में हुई थी, और उसमें उनका कहा हुआ वह वाक्य कि जब मैं उनसे विदा लेने लगा तो उड़वासा हो गया, और जितना सत्कार उन्होंने मेरा किया था और जितनी जगह दी थी उन्होंने, मैं देहाती भुच्च गांव का उत्पीड़ित, मेरे लिए अविश्वसनीय था ये सब। रुआसा होकर मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था और मैंने कहा था कि बाबा आपने मुझे इतना, मेरा सौभाग्य है। और उनकी पंक्ति थी कि सौभाग्य तो हमेशा 50-50 होता है। ये सौभाग्य तो हमेशा 50-50 होता है। यहाँ से मेरे और नागार्जुन के बीच का संबंध शुरू होता है। फिर एक दौर ऐसा आया कि जब 2 वर्षों का मेरा समय उनके सघन सामीप्य में बीता, तब मैं पटना यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विद्यार्थी था और वो लगातार पटना में रह रहे थे। हम लोग आजू बाजू के मकान में रहते थे। ये संबंध लगातार 13 वर्षों तक चला। बाद को मैं नौकरी में चला गया। जब भी छुट्टियां मिलती तो नागार्जुन जहां होते उनके पास थोड़ा समय बिता सकूं, तो ये प्राथमिकताओं में यह बात होती थी। 2 वर्षों का जो समय बीता उसमें मैं नोट्स लेता था, और वो समय मेरा ऐसा था कि जब मैं जीवन का रास्ता तलाश रहा था, साहित्य को समझने की कोशिश मेरी चल रही थी, और नागार्जुन अपने जीवन के समापन की ओर थे। 75 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए थे। उसी साल वो बहुत बीमार भी पड़े थे। खैर, वो मेरी व्यक्तिगत चीजें थी। मैं जो नोट्स लेता था, आज बाबा से क्या बात हुई, आज उन्होंने क्या कहा, आज उनकी कही हुई कौन कौन सी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आज की कोई घटना विशेष वगैरह। 98 में बाबा का देहांत हो गया। उनके देहांत हो जाने के बाद मेरे दोस्त केदार कानन, जिनको आप सब जानते हैं, मैथिली के समकालीन साहित्य को जानने वाले जो लोग देश में हैं, सब लोग केदार कानन को जानते हैं। केदार कानन भारतीय मंडन पत्रिका निकालते हैं, उसके संपादक हैं। केदार कानन ने तय किया कि वो बाबा नागार्जुन पर एक विशेषांक निकालेंगे, और उन्होंने उसके लिए मुझसे संस्मरण मांगा, इस आधार पर कि आप तो उनके साथ रहे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबा पर कोई संस्मरण मैं लिखूंगा, क्योंकि वो तो मेरी व्यक्तिगत उपयोग की चीजें थी, मैं सीख रहा था। 6 महीने तो मुझे लग गए अपने आप को तैयार करने में कि क्या बाबा पर कुछ लिख भी सकता हूं मैं। इस बीच में एक दौर ऐसा था कि जब बाबा दरभंगा में रहते थे और नई पीढ़ी आ गई थी सामने हमारे भाषा साहित्य में, अविनाश हमारे दोस्त, उनके घर में दरभंगा ठहरता था जब भी, और वो 10-10 दिन तक ये सिलसिला चलता था। फिर हम लोगों का दिन रात का समय बाबा के साथ गुजरता था।
उन दिनों कभी कभी ऐसा जरूर हुआ कि कुछ बहुत विचारोत्तेजक बातें उन्होंने कही और उसको मैंने जस का तस लिखकर किसी किसी पत्रिका को भेज दिया। तो फिर बाद में मैंने देखा कि शोभाकांत जी ने जो मेरे साक्षात्कार प्रकाशित किया तो उसमें से कोई टुकड़ा उसमें उन्होंने प्रकाशित भी किया। तो ये सब चीजें उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं था। केदार कानन 6 महीने बीत गए, केदार कानन के आग्रह को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। वो रुष्ट हो गए। उन्होंने आखिरी खत मुझे लिखा कि भाई अब तो तुम्हारे संस्मरण के बगैर ये अंक जाएगा। और तब ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैंने ये तय किया कि भाई मैं जैसा समझता था बाबा के रिश्ते को, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत था, हमेशा मैंने व्यक्तिगत लिया कि वो जीवन में उतारने की चीजें हैं, क्योंकि वो गुरु शिष्य का संबंध उनके साथ मेरा था। मैं इस तरह से नहीं देख सकता था, नहीं सोच सकता था कि उस पर लिखा भी जा सकता है, विवेचनाएं की जा सकती हैं, विश्लेषण किए जा सकते हैं, या उसको कच्चे माल की तरह उसका उपयोग करके कुछ किया जा सकता है। मैंने संस्मरण लिखना शुरू किया, 15 दिन लगे। 15 दिन में वो लगभग 100 पेज की सामग्री बन गई। वो एक बड़ी अलग चीज थी। उसमें क्या होता था कि 2 लोग हैं, एक नौजवान जो 20-22 साल का है और दूसरे जो 76-77 साल के हैं बूढ़े, जो एक अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, दूसरे अपने जीवन का समापन कर रहा है, और दोनों एक साथ रहते हैं कुछ समय। क्या बातें होती हैं दोनों में, दोनों की क्या समस्याएं हैं। तो उसकी भूमिका में मैंने बहुत विनम्रता से लिखा कि भाई देखो, ये किताब मैं अपने बारे में लिख रहा हूं। तो अब एक किसी पत्रिका में 100 पेज का कोई एक लेख छपे, ये संभव नहीं होता। तो उन्होंने अलग से पुस्तिका उसकी जारी की। वो भारती मंडन के साथ वो पुस्तिका छपी। मैथिली में लोगों ने उसको बहुत नापसंद किया। नापसंद इसलिए किया कि एक तुच्छ मामूली लड़का इतने महापुरुष, इतने बड़े महाकवि के साथ अपनी तुलना कर रहा है और बराबरी में आंक रहा है, और इस जुर्रत पर लोगों ने बहुत तिखी तिखी बातें की। लेकिन क्या होता है ना कि जब आलोचनाएं आपके सामने आती हैं और आप देखते हैं कि वो बंदा समझ नहीं पाया है, तो फिर उससे क्या दुखी होना। लेकिन कुछ लोग समझ भी गए। राजमोहन झा मैथिली के बड़े लेखक हुए, आरंभ पत्रिका निकालते थे। उन्होंने तय किया कि आरंभ में वो इसकी समीक्षा छापेंगे, और ये लिखने के लिए पंकज पराशर को उन्होंने चुना। और हाल के दिनों में आकर मुझे पता चला, पंकज पराशर प्रतिष्ठित युवा आलोचक हैं, उनकी बातें बहुत गौर से सुनी जाती हैं। और हाल के दिनों में आकर मुझे पता चला कि वो पंकज पराशर की पहली आलोचनात्मक रचना थी कोई भी, जो उन्होंने मैथिली में लिखी थी और तुम भी चिरसारथी पर लिखी थी। बाद में मेरे कुछ दोस्त मैथिली की इस गतिविधि से नाराज थे कि भाई उसको लोग समझ नहीं पाए। तो अविनाश और केदार कानन, इन दोनों ने मिलकर उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। वो ज्ञान रंजन जी के पास पहुंच गया, और ज्ञान रंजन जी ने पहल के एक विशेषांक के तौर पर उसको छाप दिया पुस्तिका के रूप में। और एक बार ही ऐसा हुआ कि पूरे देश के तमाम लोगों को, पढ़ने लिखने वाले तमाम लोगों के पास वो पुस्तिका पहुंच गई, बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच गई। अशोक वाजपेयी जी ने कभी कभार में उस पर टिप्पणी लिखी। और एक मुझे याद आता है, विष्णु खरे जी का एक मजाक जो उन्होंने हमारे दोस्त देवशंकर नवीन से किया था। उन्होंने बुलाया कि अरे नवीन सुनो कि वो ये तारानंद वियोगी कौन है तुम्हारी मैथिली में। उसका हाँ मेरा दोस्त है। तो यार उसने क्या लिखा है नागार्जुन पर, सो उसको बोलो कि वो अगर मेरे पे लिखे तो मैं अभी तुरंत मरने को तैयार हूं। तो ऐसी बात हो गई। और वही वजह बनी कि रजा फाउंडेशन ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि नागार्जुन पर
ये किताब मैं लिखूं, नागार्जुन की जीवनी, मुकम्मल जीवनी। अशोक वाजपेयी जी के साथ जब मेरी बात हो रही थी इस बारे में इस बात को लेकर, तो उन्होंने उनकी जो सोच थी वो थोड़ी बातें उन्होंने मुझे बताई थी, और मैंने तो उस किताब की भूमिका में ये लिखा भी है कि भाई लिखना तो हर लेखक अच्छा ही चाहता है, बढ़िया ही चाहता है, लेकिन लिख वो वही पाता है जिसके वो लायक होता है। तो मैंने लिखा, 3 साल का समय मैंने उसमें लगाया। उसकी भूमिका में आप देखेंगे कि इसका प्रारूप क्या हो, ये किताब कैसे लिखी जाए। ये जब मैं बहुत बेचैन हो गया और कोई बात मेरे समझ में नहीं आई कि नागार्जुन की जीवनी को कैसा होना चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ये बात पूछने बाबा की समाधि पर गया। और वहां पे मैंने भूमिका में जिक्र भी किया है कि आप ही बताएं कि आपकी जीवनी को कैसा होना चाहिए। कहने की बात है, व्यक्ति अपना समाधान खोजता है, और जिस आदमी के साथ आपकी बात होती रही है और जिससे आप जुड़े रहे हैं, रास्ता खुद आपके भीतर से निकलेगा, लेकिन एक वातावरण देता है। जैसे मैं उनकी समाधि पर गया तो पाया मैंने यही कि नागार्जुन की जीवनी कभी एक व्यक्ति की जीवनी नहीं हो सकती। नागार्जुन को जब आप देखेंगे तो 3 विशेषताएं तो बहुत शुरू में ही पाएंगे। एक तो ये है कि जिंदगी को देखने का जो उनका नजरिया था वो बिल्कुल अलग था, वैसा होता नहीं लोगों का। वो कहते थे, बार बार उन्होंने लिखा है, कई जगह लिखा है, रिपीटेडली लिखा है कि व्यक्ति तो जरूर हूं, वरना व्यक्त कैसे होता। भाई जो व्यक्त हुआ तो वही तो व्यक्ति होगा, लेकिन इकाई कभी नहीं हूं। सामूहिक मन की दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख जो भी कह लो, लेकिन इकाई तो कदापि नहीं हूं। जीवन को देखने का ये उनका नजरिया था। दूसरी बात यह थी कि सौदेश्यता का बहुत बड़ा स्थान था। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं पुरुषार्थ, कि भाई आप दुनिया में आए हैं, पुरुषार्थ शब्द पर आपत्ति हो सकती है, और प्राचीन भारत का शब्द है, तो जाहिर है कि उनकी अवधारणाएं भी उस शब्द के साथ लदी हैं। अब हम लोग अगर जरूरी समझें तो अपने युग के मुताबिक उसकी अवधारणा में परिवर्तन करें, ये एक अलग प्रश्न है। एक सौदेश्यता हर बात के पीछे, हर समझ के पीछे, हर रचना के पीछे। यहां तक कि वो जब उपन्यास लिखते थे तो उनकी सोच होती थी कि भाई उपन्यास छोटे होने चाहिए ताकि आसानी से कोई भी आदमी उसको खरीद ले, और वो सरल होने चाहिए, क्योंकि वो चौथी कक्षा, उनका आदर्श था कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमारा आदर्श पाठक है, उसकी समझ में आ जाए। तीसरी जो चीज थी वो थी उनके व्यक्तित्व में पाए जाने वाला आनंद तत्व, जिसको उनके खिलंदरापन के रूप में हम लोग देखते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर और इस तरह से गड्ढमड्ढ थी, इस तरह से मिली हुई थी कि आप इसमें से किसी एक चीज को अलग करके बहुत साफ साफ तय नहीं कर सकते थे कि ये चीज नागार्जुन है। सामूहिक मन की दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख जो भी कह लो, ये वो अपने को बताते थे। इस तरह से उनकी जीवनी को तो तय है कि किसी व्यक्ति के जीवनी से बहुत अलग होना चाहिए। अब आप देखें कि इसमें, इस लिखने के सिलसिले में जो चैलेंज मेरे सामने आया है, उस पर मैं कुछ बातें आपसे करूं। कुछ लोग होते हैं, और नागार्जुन तो निश्चय ही थे, कि जो अपने समय को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समय का मतलब इतिहास से भी है, अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है।
इसलिए कि वो उसमें शरीक हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। नागार्जुन ऐसे थे कि देश के किसी प्रांत में कोई जन आंदोलन अगर छिड़ा तो उसमें भाग लेने के लिए वो जाते थे। किसी एक राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव देखने जाते थे। तो इतिहास का हिस्सा वो बन के रहे। आप जब इस किताब में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि मोड़ पर मोड़ आपको मिलते चले जाएंगे। और मुझे ध्यान में आया कि पटना पुस्तक मेले में जब इस किताब की पहली प्रति लेकर अशोक माहेश्वरी जी आए थे, एक छोटी सी गोष्ठी वहां पे रखी गई थी जिसमें त्रिपुरारी शरण आए थे। उनको किताब मिली और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और लगभग आधी किताब वो एक दिन 1.5 दिन में पढ़ गए थे। तो उनसे आग्रह किया गया कि आप जरा सा कुछ कहें। तो उन्होंने कहते कहते ये कहा कि मैं तो ये कहूंगा कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अगर पिछले 100 वर्ष आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज़ादी के बाद का समय मिलाकर जो पिछले 100 वर्ष का इतिहास है, इसको पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। इस किताब को अगर पढ़ ले कोई, जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति चूंकि इतिहास का हिस्सा रहा है, घुसा है उसमें, तो इतिहास का वो उसमें उतरे बगैर वो रह नहीं सकता। एक व्यक्ति है जो गांधी का अनन्य श्रद्धालु है, अनन्य श्रद्धालु है। राजनीतिक व्यक्तियों में एकमात्र गांधी हैं जो उनके प्रहार से बचे हुए हैं। बाकी तो नेहरू और इंदिरा या फिर और बाकी लोगों की जो दुर्गति उन्होंने की, तो उससे तो पूरा इतिहास बड़ा हुआ है। आप देखें उनको, एकमात्र गांधी बचे हुए हैं। और मजे की बात देखिए कि उन्होंने, नागार्जुन ने जो राजनीति की, राजनीति में जब वो उतरे तो उन्होंने किसान सभा की राजनीति की स्वामी सहजानंद के साथ। और सहजानंद और गांधी का जो संबंध था वो बहुत तनाव का संबंध था, बहुत टूटन का संबंध था। एकदम दोनों एक दूसरे ध्रुव पर थे। सहजानंद ने कभी गांधी को एक ईमानदार राजनेता नहीं माना और सहजानंद की राजनीति उन्होंने की। आप देखेंगे कि वो जब किसान सभा के लिए चंपारण में जाकर काम कर रहे थे तो ठीक ठीक वही टीम जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो टीम थी। क्योंकि इतिहास बताता है कि एक ऐसा भी दौर गुजरा कि जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब लोग भूमिगत थे तो सरैया मन के जंगल में महीनों का उनका प्रवास बीता था। तो वो लोग चले गए, बैकुंठ शुक्ल को काला पानी की सजा हो गई। कुछ लोग फांसी लटक गए, लेकिन टीम तो बनी रही। उसी टीम के साथ नागार्जुन ने किसान सभा की राजनीति की, उसमें वो तमाम विवरण उसमें आए हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इतिहास, माने किसान की राजनीति में वो क्यों गए। उसके पहले आप देखेंगे तो वो बौद्ध बने, और बौद्ध बने तो इतनी मतलब तीव्र तितीर्षावश कि आदमी यकीन करना मुश्किल हो कि साहब ये आदमी कभी रुकेगा। लेकिन फिर वो राजनीति में आए, फिर राजनीति और वो वामपंथ की राजनीति में आए, मार्क्सवाद की राजनीति में आए। फिर राजनीति से उनका मोहभंग हुआ और वो साहित्य में पूर्णकालिक रूप से वो आए। तो एक तो इतिहास की धारा चलती रहती है अनवरत। दूसरी धारा जो चलती रहती है वो आप देखेंगे कि वो हिंदी समाज की। आप याद करें कि 1857 का एक हिंदी समाज था और एक 2020 का हिंदी समाज है। हम ही थे वो, या फिर वही हैं हम, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए आप देखें। तो एक वो धारा चलती रहती है, एक धारा मैथिली साहित्य की चलती है। मैथिली साहित्य
को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया। यकीन नहीं होता कि 1946 में पाड़ो उपन्यास मैथिली में लिखा उन्होंने, यकीन नहीं होता। आज के भी बुद्धिजीवियों की जो स्थिति मैथिली में दिखाई पड़ती है, उसको लेकर पूरा मैंने पूरा भवितव्य बदल दिया उन्होंने मैथिली का। तो एक धारा वो चलती रहती है, फिर ये जो व्यक्ति जो वैद्यनाथ मिश्र होते हैं, तो उनके जो सुख दुख हैं वो धारा चलती रहती है। देश में साहित्य में नई नई पीढ़ियां आती हैं, वो पीढ़ियों से जुड़ते हैं। नई पीढ़ी से जुड़ने का जो उनका मिजाज था वो बहुत शुरू से था और वो अंतिम तक रहा। पीढ़ियां बदलती गई, कभी उस जगह पर राजकमल चौधरी थे, कभी कमलेश्वर थे, तो कभी अविनाश आए। तो फिर ये पीढ़ियों के साथ क्या बदला। आप देखेंगे कि मैथिली साहित्य का एक बड़ा भारी सौभाग्य हुआ कि राजकमल चौधरी ने आकर, और उनके साथ के जो लोग थे, जिसमें कई लोग अभी भी हैं, कीर्ति नारायण मिश्र हम लोगों के साथ हैं, उन सब लोगों ने जो मैथिली साहित्य का पूरा 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 परिदृश्य बदल दिया। हिंदी में ये होने में बहुत देर लगी, क्योंकि बीच में नई कविता घुस गई। एक वो दौर था, मैंने सलील चौधरी और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को पढ़ा इस क्रम में, और पढ़ने के क्रम में ये पता लगाने की मैंने कोशिश की कि इस बीच में दरअसल हुआ क्या था और इसके अंतर्राष्ट्रीय सूत्र क्या थे। वो चर्चाएं आई है उसमें। तो एक रामविलास शर्मा ने ये बहुत साफ साफ लिखा है कि उस दौर में भी जो चंद गिने चुने लोग थे जिनकी आस्था अडिग रही, अटल रही, तो उसमें से एक नागार्जुन थे। और ऐसा ही दूसरा खतरनाक दौर आया सोवियत संघ के विघटन का। उस दौर में भी जिनकी आस्था अविचल और अडिग बनी रही, वो भी नागार्जुन ही थे। ये सब बातें हैं। तो आप देखेंगे कि इस किताब को पढ़ते हुए कई कहानियां एक साथ चलती रहती हैं। मैकलुस्कीगंज के यशस्वी लेखक विकास कुमार झा ने इस किताब पर टिप्पणी करते हुए बड़ी अच्छी एक बात कही कि भाई इतनी सारी चीजें तो कोई जीवनीकार जुटा लेगा, लेकिन सब गुड़ उसका गोबर हो जाए यदि वो उसमें कथात्मकता नहीं ला सके। कैसे उसको जोड़ते हैं आप। और आप देखेंगे कि जो हमारे यशस्वी जीवनीकार अमृत राय, जिन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी, उन्होंने भी उसकी भूमिका में ये बात लिखने की कोशिश की, लिखी कि दरअसल ये उपन्यास ही है, इसको उपन्यास की तरह पढ़ा जाए। और विलक्षण यही है कि इसमें जो लिखी हुई घटनाएं हैं वो सब की सब सच हैं, और इसमें जो नायक है वो हाड़ मांस का एक मनुष्य था, बाकी उपन्यास है। हमारे यहाँ एक तो जीवनी लेखन की परंपरा वैसे भी बड़े शिकस्त में रही है। निश्चित रूप से कुछ मैंने प्रश्न आवंटित किए थे आज के इस सेशन के लिए, तो एक प्रश्न उसमें हमारे मित्र राजानंद झा ने ये पूछा भी कि आप इसमें रजा फाउंडेशन और अशोक वाजपेयी जी के बारे में कुछ बात करें। तो बात यही करना कि रजा फाउंडेशन ने बड़े लेखकों की जीवनी लिखने का जो ये सिलसिला चलाया, ये कितनी बड़ी हिंदी सेवा है, हिंदी साहित्य के लिए ये कितनी बड़ी बात है, ये भविष्य बताएगा इसको। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात साबित होगी। जीवनी लेखन बड़ा दुर्बल रहा,
और जीवनी लेखन को कभी क्रिएटिव राइटिंग का दर्जा नहीं दिया गया। उसको तकनीकी और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आलोचनात्मक लेखन की तरह ट्रीट किया जाता रहा। मैं ये महसूस करता हूँ कि अनिवार्य रूप से जीवनी लेखन एक क्रिएटिव राइटिंग है और उसमें लिखकर अब जो आनंद लिखने वाला प्राप्त करता है और पढ़ने वाला जो आनंद प्राप्त करता है वो अनूठा है। आज के दिनों में यूं भी हम ये देख रहे हैं कि नॉन फिक्शन के पढ़ने लिखने की रुझान बढ़ रही है। इस नाते तो ये कुछ बातें मैंने कही। मैं थोड़े से प्रश्न लेता हूं, समय हमारे पास सीमित है और फिर हम आपको पाठ भी सुनाने वाले हैं। सतीश वर्मा ने पूछा था कि वह कौन सी बात थी या उनके जीवन की वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से वो वामपंथियों से उखड़ गए। एक तो इसमें पूरा विवरण आया है, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें वो पूरी कहानी आई है, उनकी राजनीति की कहानी के साथ साथ कहाँ वामपंथ से वो जुड़ते हैं और कहाँ बिछड़ते हैं, पूरी कहानी उसमें आई है। एक तो चीन का प्रसंग है। दूसरा था क्या कि नागार्जुन का स्वभाव दरअसल लोकतांत्रिक स्वभाव था। अभी हाल में नंदकिशोर नवल जी का देहांत हुआ, एक बड़ी क्षति हिंदी आलोचना की ये है। नवल जी ने 1970 में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था पटने में, युवा लेखकों का वो सम्मेलन था और 2 सम्मेलन 70 के दशक के बहुत यादगार हैं। दोनों में नागार्जुन की किसी न किसी रूप में भागीदारी रही, उसका जिक्र इस किताब में आया है। तो नवल जी को लिखा हुआ नागार्जुन का एक पत्र नवल जी ने प्रकाशित करवाया है। उसमें वो कहते हैं कि किन लेखकों को इसमें तुम जरूर शामिल करो। वो एक ऐसा दौर था ना कि वो जब प्रगतिशील लेखक संघ विघटित हो चुका था और देश में लेखकों का कोई संघ नहीं बच गया था और चिंता थी। सारे सचेत लोग इस बात को लेकर प्रयासरत थे। उस दौर की कोशिशें हैं, एक बांदा में केदारनाथ अग्रवाल जी ने कराई थी और एक ये पटना में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसमें वाम को बुलाओ, अतिवाम को बुलाओ, वामाति वाम को बुलाओ और दक्षिण को बुलाओ, अति दक्षिण को बुलाओ और दक्षिणाति दक्षिण को बुलाओ और उनको आपस में वार्ता करने दो। और उन्होंने चेतावनी दी कि 50 से ज्यादा उम्र के बूढ़े बुजुर्ग उसमें डोलते ना फिरें, उनको आमंत्रित ही नहीं किया जाए। और उनका ये विशेष आग्रह था कि नामवर सिंह को उसमें जरूर बुलाया जाए। तो और वो दौर था कि जबकि वो सक्रिय थे, वामपंथी राजनीति, सक्रिय वामपंथी राजनीति से हट जाने के बाद भी जो उनकी सक्रियता बनी रही वो कहीं और जा नहीं सकते थे। इसके पूरे प्रसंग इस किताब में भरे पड़े हैं। तो लोकतांत्रिक स्वभाव होने की वजह से, और वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि असल जो वामपंथी है ना उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, वो पैदा नहीं हुआ है। एक प्रश्न मुसाफिर बैठा भाई ने किया कि बाबा संबोधन उन्हें किसने दिया, उनके राम कैसे हैं,
बौद्धों वाला प्रभाव बाद को उनमें रहा या नहीं, मैथिल ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकार्यता की स्थिति क्या है, वगैरह। बाबा का संबोधन दरअसल उनके मित्र रामविलास शर्मा ने 1952-54 के दौरान नागा बाबा कह के उनको पहली बार पुकारा था। यूं नागार्जुन ये चर्चा करते हैं कि पहले भी, चूंकि वो तो भिक्षु थे, भिक्षु वेश में ही, और पूरी की पूरी राजनीति तो उन्होंने भिक्षु वेश में ही रहकर की, मतलब उग्र वामपंथ की राजनीति उन्होंने भिक्षु वेश में रहकर की। और वो एक किस्सा सुनाते हैं ना कि वो जब ना एक भाई ना एक पाई, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस से वो बहुत जुड़े हुए थे। सुभाष बोस का जब बिहार का दौरा हुआ था तो स्वामी सहजानंद ने नागार्जुन को उनके साथ लगाया था और पूरे यात्रा अभियान के दौरान वो उनके साथ बने रहे थे। तो भिक्षु का उनका वेश था। तो बाबा तो यूं भी उनको कोई ना कोई कह लेता होगा, मगर वो साहित्य में बाबा के रूप में जो उनकी प्रसिद्धि हुई, इसकी शुरुआत रामविलास शर्मा ने की। बौद्धों वाला प्रभाव कभी उस प्रभाव से वो मुक्त नहीं हो सके। उनके जो रहन सहन की शैली थी वो तिब्बती शैली थी, और इसलिए आप पाएंगे कि जो ब्राह्मणवादी लोग थे या अभिजात्य लोग थे वो जरा परहेज करते थे उनसे। ब्राह्मणीकरण उनका हो गया था, जनेऊ लेकिन उन्होंने कभी पहना नहीं। उनके राम कैसे थे? मनुष्य थे। राम बच्चों के लिए उन्होंने राम कथा लिखी, बाकी सीता पर लिखी तो सीता तो वही सीता थी जो मिथिला की सीता थी। मिथिला में राम को अच्छा आदमी नहीं माना जाता, पूज्य तो नहीं ही माना जाता, अच्छा आदमी भी नहीं माना जाता। तो सीता की कथा उन्होंने लिखी। फिर उनका सवाल कि मैथिल ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकार्यता तो नहीं है, आज भी वो अस्वीकार्य हैं। जो ब्राह्मणवादी समाज है उसमें आज भी वो उतने ही अस्वीकार्य है। मयंक मिश्र ने पूछा है कि उन्होंने कभी कहा था कि मैथिली मर जाएगी, क्या सोचकर कहा था? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, नागार्जुन ने ये जरूर कहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो इसलिए उन्होंने कहा था कि उद्यमहीनता की स्थिति चारों तरफ व्याप्त थी, लोग कुछ करा नहीं रहे थे, कुछ नया लिखा नहीं जा रहा था, एक उत्तेजना, एक लहर पैदा करना चाहते थे वो। ये उन्होंने बाद में कहा था। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि मतलब यूं ही कह दिया था, तो ऐसा भी नहीं है। कहने के पीछे मर्म था, और वो मर्म आज भी घटित होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी वो मैथिल ब्राह्मणवादी समाज में अस्वीकार्य हैं, तो मैथिली के साथ वो खतरा आज भी बना हुआ है। और अगर आप मिथिला के हैं और मैथिली से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे, जबकि मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता, आप इतिहास में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप इतिहास की कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि आपके पास जनक थे, याज्ञवल्क्य थे, और ये मतलब कितने कितने आचार्य थे। आज आपके पास क्या है? सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर दो चीजें हैं, एक मैथिली साहित्य है, दूसरा मिथिला पेंटिंग है। और गौर करें तो दोनों की जड़ में कोई बाहर का आदमी है जिसने इसको प्रकाशित किया, जिसने इसको गरिमा दी। और मिथिला पेंटिंग की आज ज्यादा अच्छी स्थिति है, उसका एक विश्व बाजार में वो दखल दे पा रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि उसमें बुद्धिजीवी कम है। अभी हम लोगों की ये कोशिश चल रही है, राकेश कुमार झा ने अभी बड़ी अच्छी एक किताब उस पर तैयार की है कि उसका पाठ्यक्रम बने, उसकी तकनीक पर, मिथिला पेंटिंग की तकनीक पर। तो वो लोग जो मिथिला चित्रकला के लोग हैं वो इतने स्किल्ड नहीं हैं कि वो उसका पाठ्यक्रम तैयार कर सकें। वो जो स्किल्ड लोग हैं वो सब साहित्य की तरफ है, और साहित्य की दुर्दशा देख लीजिए।
आप खुद देख लीजिए। मैं अब ये इसे राष्ट्रीय बिरादरी में क्या वो बात कहना, आप घर में देखिए कि घर घर की आपकी क्या हालत है, क्या हालत बना रखी है आपके बुद्धिजीवियों ने। मैं थोड़े से प्रश्न इसमें से लेता हूं। नारायण जी ने ये प्रश्न पूछा है कि अशोक वाजपेयी हिंदी कविता में विरोध की संस्कृति के संदर्भ में बाबा को कहाँ देखते हैं। हिंदी के अशोक जी ने लिखा भी है, और उनकी बात अब बहुत मंचों पर ये बात आई है कि हिंदी के मतलब आधुनिक हिंदी कविता के अनिवार्य कवियों में से एक नाम वो नागार्जुन का रखते हैं। नागार्जुन से उनके मतांतर रहे, और वो भी कई कारणों से रहे। इसकी तह में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन ये उनकी राय है आज के दिन। श्रीश मौर्य भाई आप साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। नवनीत ने पूछा है कि बाबा के बौद्ध बनने में क्या राहुल जी का प्रभाव था। राहुल जी की एक किताब का प्रभाव था। राहुल जी का एक दौर, राहुल जी के जीवन में बहुत सारे दौर आए, जैसे नागार्जुन के जीवन में आए। दोनों एकात्म थे। नागार्जुन और राहुल जी का जो संबंध था वो बहुत अलग था। उसमें एक बार तो इन्होंने, मनोहर श्याम जोशी ने नागार्जुन से पूछा था कि क्या वो आपके गुरु थे, तो उन्होंने झपट दिया था उनको कि मतलब जैसे नागार्जुन से अगर आप में से कोई जुड़े हुए होंगे तो महसूस कर रहे होंगे कि नागार्जुन से जुड़ाव एक युवा के लिए क्या था, कि वो मतलब उसको आप दोस्ती भी कर सकते थे, और क्या गुरुडम जैसा कुछ नहीं उसमें होता था। ऐसा ही संबंध राहुल जी के भी साथ उनका था। और उनकी किताब मध्यम निकाय वो उन्होंने पढ़ी थी उस जमाने में जब वो अबोहर में रहते थे, और आर्य समाज के शिक्षण संस्थान में काम कर रहे थे। वो पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, दीपक का संपादन कर रहे थे, दीपक के संपादक थे आचार्य वैद्यनाथ मिश्र। और उनकी वो बहुत मशहूर है ये बात, एक कहानी कि उन्होंने आचार्य इनके नाम में लगा दिया था, और नागार्जुन ने आपत्ति की कि मैं आचार्य नहीं हूँ। दरअसल वो आचार्य नहीं थे, शास्त्री और काव्य तीर्थ थे। तो स्वामी केशवानंद जो बहुत बड़ी हस्ती हुए, और कहते हैं ना कि अबोहर का इलाका पाकिस्तान में नहीं गया और भारत में रह गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उस इलाके में हिंदी प्रचार। और उस हिंदी प्रचार की जड़ में स्वामी केशवानंद थे, और वो पुस्तकालय चलाते थे और हिंदी किताबों के ऐसे दीवाने थे, आप वो पढ़ें। स्वामी केशवानंद जैसे लोगों को याद करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि इन्होंने आपत्ति की कि आचार्य मेरे नाम में आप मत लगाएं, मैं केवल वैद्यनाथ मिश्र हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो साहब, जो है कागज का टुकड़ा होता है सर्टिफिकेट, मैं तुमको आचार्य की उपाधि देता हूं। तो इस तरह से वो जुड़ा था। तो वो मध्यम निकाय जब वो आया तो पहली बार मेरा ख्याल है कि वो 30 बरस से पहले की अवस्था में वो रहे होंगे, 26-27 की उम्र के रहे होंगे नागार्जुन। और पहली बार उनकी समझ में ये आया, जिस माहौल से वो आए थे, मोटी सी चुटिया रखने वाले से उनकी शुरुआत हुई थी, और वो कथा बाँचकर जैसे तैसे पेट पालने वाले ब्राह्मण के तौर पर उनका विकास हुआ था। और उनके पंडित जो उनके गुरुजन थे, तो उनका जो दिया हुआ माहौल था, उस माहौल से होकर वो गुजरे थे। हिला कर रख दिया था मध्यम निकाय ने उनको, और उस मध्यम निकाय ने उनको बाध्य किया था कि उन्होंने वो पत्र लिखा महाबोधि सोसाइटी को कि मैं बौद्ध धर्म को उसके मूल में पढ़ना चाहता हूँ। वो जानते थे, पाली उन्हें आती थी, कई सारी भाषाएं उन्होंने बनारस में रहते हुए विद्यार्थी जीवन में ही सीख ली थी, भाषाएं सीखने में। और एक तो मज़ेदार बात है कि इतनी बार नागार्जुन तो कम बार गए श्रीलंका, राहुल जी तो बहुत बार गए, लेकिन सिंहली नागार्जुन ने सीखी।
और राहुल जी नहीं सीख सके, अंत तक नहीं सीख सके, इसका अफसोस रहा उन्हें। और नागार्जुन की ये प्रवृत्ति थी कि वो जैसे ही जिस दिन पहुंचे उसी दिन से उन्होंने टोटाकर सिंगली में बोलना और उसको ये करना, और उसका मतलब खुद ही ऐसा ये बन जाना कि मतलब वो लोग उनका मजाक भी उड़ाएं तो ठीक है, मजाक उड़ाते रहे और फिर उसमें उनका वो सीखने का सिलसिला भी जारी रहे। और राहुल जी के साथ ये होता था कि वो संस्कृत से काम चला लेते थे और बाकी वो दुभाषिया कर देता था। तो इस तरह से मध्यम निकाय का उसमें बहुत बड़ा रोल है। कृष्ण कल्पित भाई हैं साथ, बहुत आभार। उषा दी सुन रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे कुछ प्रश्न थे। मैं कौन सा अंश सुनाऊं इसके बारे में मैं चाहता था कि आपकी कुछ राय मुझे मिले, तो कोई राय मुझे मिली नहीं अभी तक। मैं एक ये दिखाने के लिए एक अंश सुनाता हूं कि नागार्जुन अपने उपन्यास कैसे लिखते थे। उनके सारे उपन्यास दरअसल उनके जीवन प्रसंग हैं, सब कुछ उनके साथ गुजरा हुआ होता था। तो दृष्टांत के तौर पर एक उपन्यास उन्होंने कैसे लिखा, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। उस जगह का आप अंश देखें। वो उपन्यास है जमनिया का बाबा, और उनके सबसे अच्छे उपन्यासों में से एक है वो। आप सुने। वैद्यनाथ के आजमाए किस्से यदि नागार्जुन का स्पर्श पा जाए तो कितने अर्थगर्भ हो उठते थे। इसका एक अच्छा दृष्टांत बेतिया के किसान आंदोलन दौर की एक घटना है। इस घटना को आधार बनाकर उन्होंने बाद में, बहुत बाद में 1967 में जमनिया का बाबा उपन्यास लिखा। कई गुणों के कारण यह उनके सबसे अच्छे उपन्यासों में से एक है। बेतिया बिहार के पश्चिमोत्तर सीमांत का जिला है। नाम पश्चिम चंपारण है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश है। जिन दिनों नागार्जुन बेतिया में थे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का बुल्हवा मठ परम प्रसिद्ध हो रहा था। वहां से भयाक्रांत कर देने वाली घटनाओं की सूचनाएं आती थी। पिछली महाअष्टमी की रात वहां नरबलि दिए जाने की खबर थी। कहा जाता था कि वह मठ तस्करी और व्यभिचार का अभयारण्य है। लेकिन धर्मभीरु जनता में उसका जबरदस्त आकर्षण था। यह प्रसिद्धि थी कि कितना भी असाध्य रोग हो, संतानहीन निपुत्र स्त्री पुरुष हो, जीवन की बाजी हारे हुए टूटे हुए गरीब हो, बुल्हवा मठ की 5 बेंत पीठ पर लगते ही सारे दुख दूर हो जाते थे। महान तीर्थ स्थान की महिमा उसने हासिल कर ली थी। वहां हर मंगलवार को भारी जमावड़ा लगता था। साल में 4-5 बार मेले लगते थे। विशेष धार्मिक त्योहारों पर अति विशेष अनुष्ठान होते थे। दूर दूर से गरीब दुखी जनता सत्तू चूड़ा बांधकर तीर्थ यात्रा पर वहां पहुंचती थी। जबकि सच्चाई यह थी कि उस निपट देहात में 10-12 बरस पहले तक कुछ भी नहीं था। कुछ लाला भूस्वामी सेठों ने फाजिल जमीन को दबाए रखने और नई कमाई का जरिया तलाशने के नजरिए से इस मठ की स्थापना कराई थी और 2 साधु कहीं से पकड़ लाए थे। सीनियर साधु शंकर का अवतार माना जाता था, जिसकी जटाएं 30 हाथ लंबी थीं, यानी उसके कद से काफी बड़ी, जिन्हें बोझा बांध कर रखा जाता था। और उसके कुछ चेला चपाटी जटाओं के ही दैनिक रखरखाव में जुटे रहते थे, जबकि वह साधु कई गंभीर अपराधों का फरार मुजरिम था और भेष बदलकर अपना साम्राज्य चला रहा था। जूनियर साधु काल भैरव का अवतार माना जाता था। मस्त राम नाम था। चरस गांजे में हमेशा मस्त रहता और ड्यूटी इतनी थी कि जब कोई दुखिया आए उसकी पीठ पर 5 बार बेंत छुआ देनी है। यह रिवाज भी लाला का ही चलाया हुआ था, जिसमें बाबा की धूर्तता शामिल नहीं थी। मस्तराम हल्के से बेंत छुआता, लेकिन भक्तों को इतने से संतोष नहीं होता था। उन्हें भरोसा था कि जितने जोर से बेंत पड़ेगी दुख उतना ही बढ़िया दूर होगा। दुखियों की कमी नहीं थी और न मस्तराम को फुर्सत।
इस धंधे ने धीरे धीरे उसे हिंस्र और बर्बर बना दिया था। बाबा की रखैलें बदलती रहती थी, एक मरती या भागती कि दूसरी आ जाती। नरबली की जो घटना हुई थी वह भी रखैल का ही 6 महीने का बच्चा था। नागार्जुन ने पूरा दृश्य दिया है कि किस तरह बच्चे की गर्दन काटी गई, भक्तों को रक्त तिलक लगाया गया, फिर बलि के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और मंत्रोच्चार पूर्वक हवन किया गया था। यह अनुष्ठान भी लेकिन बाबा का सोचा हुआ नहीं था, लाला भूस्वामी का आइडिया था। मठ की ख्याति सुनकर नागार्जुन ने वहां जाकर देखने सुनने का विचार किया और अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचे। मठ बड़ा ही विशाल था और धार्मिक पाखंड के साथ ही अंधेर राज की पूरी कहानी बयान करता था। नागार्जुन ने सीनियर बाबा से मुलाकात की कहानी उपन्यास में दी है। सवेरे 9 बजे का वक्त था। आंगन में 12 खंभों वाले मंडप में बाबा का आसन विराजमान था। काल भैरव पास ही बैठा हुआ था, जिसने अभी अभी पोखरा नेपाल के बढ़िया माल गांजे का दम लगाया था और ऐसी मस्ती उमड़ रही थी कि दीवार में धक्का मारने की तबीयत हो रही थी। भिक्षु नागार्जुन ने आकर बाबा को नमस्कार किया। बाबा उनकी ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। मस्तराम ने इस आगंतुक साधु से कहा, बोल सच्चे दरबार की जय। नागार्जुन ने जवाब में कुछ नहीं कहा और बेवकूफ की तरह खड़े मुस्कुराते रहे। अब मस्तराम का गुस्सा भड़का। अंदर जाकर वह बेंत उठा लाया और 5 बार उनकी पीठ पर जोर से फटकार दी, लेकिन वह फिर भी खड़े रहे। मस्तराम ने चीख कर कहा, अबे बोलता है कि नहीं, बोल सच्चे दरबार की जय। इस पर नागार्जुन को हंसी लग गई। उन्होंने अपने साथी से कहा, यहां तो सबकी खोपड़ी औंधी लगती है। बाबा की तरफ हाथ उठाकर वह बोले, आपने अपने दरबार में अच्छा गुंडा पाल रखा है। लगता है आपके दरबार की सबसे बड़ी सच्चाई यह गुंडई ही है। यह तो मस्तराम के लिए बिल्कुल असह्य था। वह गर्जा, ले मैं तुझे समझा दूं सच्चे दरबार की सच्चाई, मिनटों में असलियत जान जाएगा। उसने आगंतुक की पीठ पर रखी नारंगी रंग वाली चादर हटा दी और तब तक बेंत मारता रहा, तब तक जब तक वह ऐंठ कर बिछ नहीं गए। 40-50 बेंत पड़ने पर नागार्जुन बेहोश हो गए और मस्तराम को रोकने के लिए बाबा को 12 पहलू वाले मंडप से 3 सीढ़ियां उतरकर आंगन आना पड़ा। बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मस्तराम चलो, अंदर चलो, अब इस पागल पर रहम करो। आधे घंटे के करीब भिक्षु नागार्जुन वहां बेहोश पड़े रहे। उठे, साथियों को साथ किया और वहां से सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पहुंचकर मुकदमा दायर किया। इस समूची कार्रवाई में बरहज मठ वाले बाबा राघव दास ने उनकी बड़ी सहायता की। उनकी घायल लहूलुहान पीठ की तस्वीर लखनऊ के अखबारों में छपी थी। पुलिस हरकत में आई। हफ्ता बीतते बीतते मठ के साधु और साध्वी गिरफ्तार कर लिए गए। नागार्जुन ने इलाके भर के बौद्धिकों को इस तरह आलोड़ित किया कि मठ के कारनामे रोज रोज अखबारों में छपने लगे। बाबा को 2 साल की सजा हुई। मठ उजड़ गया। उस पर स्थानीय कम्युनिस्टों ने चंद्रशेखर आजाद प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। उपन्यास में कथा की शुरुआत बाबा के जेल जाने की घटना से होती। 1963 में जब नागार्जुन को सारिका में आईने के सामने खड़े होने का अवसर मिला तो उन्हें उस बाबा की भी याद आई थी। लिखा है, तुमने मुझे पिटवाया था, मैंने तुम्हें 2 वर्ष की जेल की सजा कटवाई थी। तुम्हारी जटा 30 हाथ लंबी थी। गोरखपुर के उस पारसी मजिस्ट्रेट ने तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद पहला काम यही किया था कि जटा मुड़वा दी। इलाके में तुम्हारे ढोंग की तूती बोलती थी। नागा बाबा ने बुलाहवा के बाबा की माया को पंक्चर कर दिया। गवाहों ने अदालत में कहा था कि यह व्यक्ति मूलतः तमकुही का रहने वाला मुसलमान है जो भागकर नेपाल चला गया, वहां से साधु बनकर लौटा। काले चेहरे की लाल आंखें बार बार मुझे घूर रही है। लेकिन बेंत की वह मार इतनी सख्त थी कि जीवन भर के लिए नागार्जुन की पीठ पर उसके गहरे निशान बचे रह गए थे। इस समय नागार्जुन की, जिस समय का मैंने आपको वाकया सुनाया, उस समय नागार्जुन 26, 27, 28 की उम्र के थे।
युगों का यात्री किताब के साथ आप पाएंगे कि द्रुत और विलंबित का वो चलता रहता है। अब एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, जब वो 84-85 साल के हैं, उस समय वो कैसा सोचते हैं, कितनी आग उनमें उस समय तक बची थी, इसका पता कुछ इसमें हम पा सकते हैं। वो सादतपुर में रहते थे, सादतपुर दिल्ली। सादतपुर में नागार्जुन रहते तो उनसे मिलने आने वाले लोगों की श्रृंखला बनी रहती, तरुण युवा लेखक पत्रकारों से लेकर वरिष्ठों तक। कभी कभी तो बौद्ध भिक्षु भी आते, प्रणति कर बताते कि हम आपके उन शिष्यों में से हैं जिन्हें आपने विद्यालंकार परिवेण में आंखें दी थी। एक दिन रामविलास शर्मा अपने भाई मुंशी और दामाद के साथ आए। उस दिन के ठहाके सादतपुर की गलियों के लिए यादगार थे। अधिकतर तो वो अपनी राव में होते। इंटरव्यू लेने वाले लोग उन्हें खासा परेशान करते, बेवकूफ़ी भरे प्रश्नों से, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले टेप रिकॉर्डर से, वीडियोग्राफी से, यहाँ तक कि फोटो लेने वाले कैमरे तक से उन्हें बहुत असुविधा होती थी। वह भी बचाव के लिए एक से एक काट निकालते रहते थे। तारीख पर तारीख देने से कच्चे लोग तो यूं ही छिटक जाते थे, शेष बचे हुओं से बात करने में वह भी अपना आनंद खोज लेते थे। प्रश्नकर्ता के सारे प्रश्न धरे के धरे रह जाते और वह अपनी ओर से ही प्रश्न पैदा कर लेते। पूछो पूछो, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कविता छोड़कर उपन्यास लिखने लगे? कैसा रहेगा यह प्रश्न, अच्छा है ना? एक दिन डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने नागार्जुन से कहा, आप लोग तो हमें सादतपुर बुलाते ही नहीं। नागार्जुन बलराम से बोले, यहाँ सादतपुर में 500 भैंसे हैं और हर 5वें घर में कंडे पत्ते हैं, इसलिए यह साहित्यपुरी नहीं कंडापुरी। फिर भी न जाने क्यों लोग सादतपुर आना चाहते हैं। अब डॉक्टर विजेंद्र स्नातक आएंगे तो उनके लिए टैक्सी भाड़े का तो प्रबंध होना चाहिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अभी त्रिलोचन को मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है तो उनके साहित्य पर एक चर्चा गोष्ठी रख ली जाए। कंडापुरी कहा था उन्होंने, लेकिन मर्म की बात विष्णुचंद्र शर्मा को बताई थी। यही तो है सादतपुर में अपना बचा हुआ तरोनी गांव, यही तो है सादतपुर में अपना बचा हुआ तरोनी गांव। तिपहिया रेहड़ी पर एक ग्रामीण गन्ना चूसता हुआ चला जा रहा है। नागार्जुन महेश दर्पण से कहते हैं, देखिए दर्पण जी, क्या कविता है। सड़क पर यूं नजर आती है कविता, लेकिन आपकी तरह देखने वाला भी होना चाहिए। सड़क पर दिखने वाली कविता बड़ी कविता होती है। निश्चित वह सड़क छाप नहीं होती, सड़क पर दिख रही होती। जैसे निराला की वह तोड़ती पत्थर, वह सड़क गीता है। कविता लिखने का मूड हो तो सबसे सही माहौल उन्हें हरिपाल त्यागी के घर मिलता था। एक बार देखा, त्यागी जी का बेटा बछड़े की तरह उचक उचक कर चल रहा था। नागार्जुन को मजा आ गया। उन्होंने त्यागी जी को दिखाया, बोले, वाह क्या छंद है, जीती जागती दृश्य कविता। एक दिन कभी विश्वनाथ त्रिपाठी के घर थे तो एक दोपहर त्रिपाठी जी ने देखा फर्श पर पड़ी किसी चीज को वह बहुत देर तक निहारने में तन्मय है, समाधि लगी हो मानो। उन्हें जब त्रिपाठी जी की आहट लगी, बोले, देखो साक्षात कविता है यह। वह थी क्या? वह उनकी नतनी 5 साल की छोटी छोटी चप्पलें थी। घर भर में नागार्जुन की सबसे अधिक उसी बच्ची से पटती थी। त्रिपाठी जी ने लिखा है, रचना समाधि में लीन उनका वह चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। सड़क किनारे बन रहे बहुमंजिला मकानों को देखकर कहते, अब सादतपुर में लखपति, लेकिन ये देखिए गाड़ियों से रास्ते खराब हो रहे हैं। ये ना होती तो बड़ी फजीहत होती। रास्ते में सुलभ मिश्रा जी मिलते हैं, सविनय प्रणाम वगैरह होता है तो उनसे कहते हैं, आपकी कंपनी तो हवाई जहाजों में उड़ रही होगी। कंपनी नहीं, संस्था कहिए बाबा। आगे कहीं एक सूटेड बूटेड सज्जन नमस्कार करते हैं। महेश दर्पण से कहते हैं, जो भागकर अमेरिका चला जाता है ना, वह समझता है मुक्त हो गए। यहां आता है तो लोग उसके कपड़े छू कर देखते हैं। लाल किला के सेकंड हैंड मार्केट से एक बार हम भी 2 कोट ले आए। किसी ने पूछा कहां का है तो हमने कह दिया मैनचेस्टर का। चकमक दिखाई दे बस, पेट में क्या है यह कोई नहीं देखता। हाँ, निराला ने कहा था ना, हाय रे मयूर ब्याल। एक दिन बलराम को बताने लगे, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि रात में सोने से पहले खीर खाओ तो अच्छे सपने आते हैं, लेकिन मलाई खाकर सोने से तो हसीन सपने आते हैं।
बंगाल की महिलाएं अच्छी किताबें सिरहाने रखकर सोती हैं। वे मानती हैं कि अच्छी और सुंदर चीजें आसपास हों तो नींद बहुत अच्छी आती है। कलकत्ता की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर पश्चिम बंग सरकार ने अपना पूजा पर्व कोलकाता समारोह को समर्पित कर दिया था। इसे कहते हैं सही मायने में सांस्कृतिक होना, लेकिन हिंदी भाषी इलाकों के संस्कार तो धुर सामंतवादी। एक दिन कृपाशंकर चौबे साक्षात्कार लेने आए। पूछा, युवा वर्ग के लिए आपका संदेश? नई पीढ़ी को गुस्सा आना जरूरी है। गुस्से की बात वे करते भी हैं, पर जब कुछ करने की जरूरत होगी तो मुंह छिपा लेंगे। कभी कभी लगता है यह पीढ़ी आक्रोश के पीछे ठोस चिंतन विकसित क्यों नहीं हुआ, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। एक दिन घूमते घामते वीरेंद्र जैन के घर पहुंचे तो पाया उनके अचानक आने से वीरेंद्र ने कोई चीज तकिए के नीचे छिपा ली। इधर नागार्जुन का सिद्धांत था कि आप पीठ खुजलाते हो तो हम उघाड़ करके देखेंगे कि कहीं घाव तो नहीं। हमारे लिए तुम्हारा जीवन ज्यादा मूल्यवान, तुम्हारी भद्रता का कोई मूल्य नहीं। वह बुरी तरह वीरेंद्र पर सवार हो गए कि दिखाओ तुमने क्या छिपाया। अंततः वीरेंद्र को हारना पड़ा। वह अटल बिहारी वाजपेयी के कविता संग्रह की पांडुलिपि थी जो प्रवीण प्रकाशन से आने वाली थी। वह उसका प्रूफ देख रहे थे। छिपा इसलिए रहे थे कि दक्षिणपंथी पुरोधा का प्रूफ एक वामपंथी पढ़ रहा था। खिसियाकर बोले, प्रूफ ही तो पढ़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं, लीजिए देख लीजिए, पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। नागार्जुन ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, तो इसमें छिपाने की क्या बात थी? अटल बिहारी भी अपने ढंग का अच्छा कवि है, जो मन में आता है बिना बनावट के लिख देता है। इस घटना का उत्तर प्रसंग प्रभात रंजन ने फेसबुक पर लिखा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेखक महोदय प्रूफ पढ़ने के बाद अटल जी के यहां गए। उन्होंने अटल जी को पूरा किस्सा सुनाया। अटल जी आंखें बंद करते हुए सुनते रहे। किस्सा तब का है जब अटल जी प्रधानमंत्री नहीं थे। किस्सा सुनकर उठे और घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद आए और पूछा, तो आपने क्या कहा? बाबा नागार्जुन क्या कह रहे थे? फिर उन्होंने पूरी बात बता दी। अटल जी फिर उठे और दूसरे कमरे में चले गए। अंदर से आए और फिर वही पूछा, तो बाबा नागार्जुन क्या कह रहे थे? फिर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। अटल जी फिर उठे और दूसरे कमरे में चले गए। अब वापस आकर उन्होंने तीसरी बार जब फिर वही पूछा तो लेखक महोदय का धैर्य जवाब दे गया। वे बोले कि एक ही बात आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अटल जी ने कहा, आप नहीं समझेंगे, आज तक इतने बड़े कवि ने मेरे पीछे मेरी कविताओं को अच्छा नहीं कहा था। एक और दिन नासिर अहमद सिकंदर ने उनसे पूछा, साम्यवाद का क्या भविष्य होगा? बोले, जब तक फटी बनियान पहनकर रिक्शा वाला चलेगा तब तक साम्यवाद रहेगा। भगत सिंह पर एक दिन गोष्ठी आयोजित की गई। उसमें नागार्जुन बोले, भगत सिंह के समय क्रांति का एक राजपथ था, आज हम सब क्रांति की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर खड़े। सफदर हाशमी की हत्या से बहुत विचलित हुए। कह रहे थे कि गुंडा तंत्र के सघन जाल वाले इलाकों में इस तरह निहत्थे कलाकारों को मैदान में उतार देना आत्मघाती कदम है। ऐसे तो सारी प्रतिभाएं गुंडा तंत्र की बर्बरता का शिकार होती चली जाएंगी। दिवाली के दिनों बलराम एक शाम आए तो उनसे कहा, गांव में अगर किसी संभावनाशील प्रतिभाशाली युवक की मृत्यु हो जाती तो पूरा का पूरा गांव शोक में डूब जाता था, और अगर उस दिन दिवाली होली जैसा कुछ पर्व हुआ तो गांव भर में न एक दीप जलता था न भंग तरंग जैसा कुछ होता था। आज अगर किसी शहरी को यह बात बताई जाए तो कहेगा, आप किस पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह समाज पिछड़ा हुआ है? सांप्रदायिकता पर बात होने लगी तो बोले, सांप्रदायिकता तो ऐसा जहरीला जंगल है जिस पर निर्ममता से तब तक बुलडोजर चलाने की जरूरत है जब तक समूचा जंगल जमीन दोज ना हो जाए। अपने यहाँ छात्रों की किताबों में प्रायः गाय की तस्वीर छाप देते हैं, जबकि देश के बहुत से हिस्से हैं जैसे नागालैंड, जहाँ के लोग गाय से चिढ़ते हैं क्योंकि उनके लिए सूअर ज्यादा उपयोगी है, तो कहीं मछली बड़े काम की होती है। अकाल पड़ता है तो थोड़े से अन्न और मछली से काम चल जाता है। अपना देश बहुभाषी और बहुजातीय है, उसकी विविधता में उसे स्वीकार करने की कला हमें सीखनी ही होगी, वरना अनंत काल तक हम सांप्रदायिक दंगों में रक्त स्नान करते रहेंगे।
कई चीजों के बारे में नागार्जुन के अपने ही ख्याल थे। अक्सर तो उनके विचार इतने ताजा और धारदार लगते कि चकित करते थे। उनका कहना था कि रेडियो पर भजन बजना बंद होना चाहिए, क्योंकि कर्महीन चिंतन हमारी वास्तविक परंपरा नहीं है। और जितना कूड़ा कचरा लोगों के भीतर जमा है, सदाचार का प्रचार करने मात्र से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके लिए तो विराट क्रांतिकारी शक्ति ही चाहिए। कर्म चेतना वाले लोगों को की धर्म पर निर्भरता देखते तो बहुत दुखी होते थे। कहते थे कि गरीब की कोई भलाई धर्म से नहीं होने वाली है, बल्कि वे गरीब ही हैं जिन्हें धर्म को जिंदा रखने के लिए मजबूर किया गया है। धर्म उन्हें भाग्यवादी और जड़वादी बनाता है, जिसके कारण वे असली दुश्मन से एकजुट होकर लड़ने के बदले आपस में ही लड़ते रहते हैं। इससे उनका शोषण करना आसान हो जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्थिर स्वार्थ ब्राह्मणवादियों का छल छद्म उन्हें इतना आहत करता था कि कई बार यहां तक कह जाते कि छोटे छोटे टुकड़ों में कभी भारत बटे, गृह युद्ध हो तो ये चीजें जल जाए। उनकी समझ थी कि नया भारत इसी ओर बढ़ रहा है। कहते थे कि संविधान सभा का फिर से गठन होना चाहिए। सरकार को 5 साल का मौका देना कोई विधाता का लेख नहीं है, वापस बुलाने की स्पष्ट व्यवस्था रहनी चाहिए। उनकी राय थी कि 6 हिंदी भाषी राज्यों का बजट एक साथ होना चाहिए, ताकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। वह मांग करते कि जिस तरह गरीबी रेखा होती है, वैसे ही अमीरी रेखा भी होनी चाहिए। और कहते थे कि सरकार यदि जनता की आर्थिक सहायता करने में पूर्ण विकलांग है, तो कम से कम यही कर दे कि साल में एक आध बार देश दर्शन ही करा दे। कूप मंडूकता तो खत्म होगी। स्त्रियों की दशा को लेकर अधिक चिंतित रहते थे। एक दिन रूप सिंह चंदेल अपनी नई किताब देने आए तो देखा चंदेल ने अपनी मां को किताब समर्पित की हुई थी, लेकिन मां का नाम नहीं लिखा था। डांटा कि मां का अपना नाम भी होता है, उनका अपना व्यक्तित्व भी होता है। विवाह संस्था से नाराज रहते, कहते कि आदमी की 3/4 ऊर्जा तो दाम्पत्य और परिवार के झमेले ही सोख लेते हैं। कसमय देवाय हविषा विधेमो, विवाह देवाय। इसकी तुलना में लिव इन रिलेशन उन्हें कहीं ज्यादा सही लगता। युवा लेखकों से आग्रह करते कि अविवाहित मातृत्व को पकड़िए, इसे अपना समर्थन दीजिए, इस पर लिखिए, इसे लोकप्रिय बनाने का अभियान चलाइए, समाज से इसे स्वीकृति दिलाइए। कुछ चकित लोग इस पर बहस करने लगते थे। इसके अपने खतरे भी तो हैं बाबा। हाँ, खतरे जरूर हैं, लेकिन यह भी तो देखिए कि वैवाहिक व्यवस्था से कम खतरे हैं या ज्यादा। मुझे तो लगता है कि कम खतरे। लोगों को अपरिचित लगता है तो यह बात दूसरी है। मैं पूछता हूं, वैवाहिक व्यवस्था आपको सुरक्षित और गैर खतरनाक क्यों लगती है? इसीलिए ना कि इसे आपने स्वीकार कर लिया है और बंधन में बंध गए हैं। भ्रष्टस्य कान्यागति। पर कभी जब स्त्रियों पर उनका गुस्सा भड़कता, कहते ये ससुरी अभी 200 साल और गुलाम रहेंगी। क्यों बाबा, क्यों? लोग पूछते तो बताते, देखते नहीं ये सिल्क साड़ियों, महंगी चप्पलों, इत्र और गहने की दुकानों को औरतें जब तक इनसे मुक्त नहीं होती, ये कैसे आजाद हो पाएंगी? आजादी को पाने के लिए इन्हें अपनी इन तुच्छ इच्छाओं को मारना होगा। धन्यवाद सभी साथियों को, राजकमल प्रकाशन समूह को और उन सारे साहित्यिकों को जो इस बातचीत के दौरान मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।